हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तेरी मेरी कहानी, भाग 1। दिल्ली, शाम का वक्त। एक 18 साल की बेहद खूबसूरत लड़की तेज बारिश में दिल्ली की सड़कों पर बेजान से चली जा रही थी। उसकी खूबसूरती, काली गहरी आंखें सुर्ख लाल और सूजी हुई थी, जिसका साफ मतलब था कि वो लड़की कई घंटे रोई थी। उसने ब्लू रेडियम जीन्स के ऊपर लॉन्ग येलो कुर्ती और गले में स्कार्फ डाला हुआ था। उसके कपड़े बारिश में भीगने की वजह से गीले हो चुके थे। बारिश के साथ ठंडी हवाओं के चलने से उसके हाथ से होठ भी कपकपा रहे थे। कुछ ही देर में वो चलते चलते एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुकी और अपनी सूनी आंखों से उस शानदार इमारत को देखने लगी, जिस पर बड़े बड़े वर्ड्स में हदीद चैन ऑफ कंपनीज लिखा हुआ था। उस लड़की ने एक गहरी सांस ली और उस बिल्डिंग के अंदर चली गई। उस लड़की को वहां मौजूद लगभग हर शख्स जानता था, इसीलिए किसी ने भी उस लड़की को रोकने की कोशिश नहीं की। उल्टा उसे देखकर सारे मेल्स एम्प्लॉय के साथ साथ फीमेल एम्प्लॉयज ने भी डर से अपनी नज़रें नीची कर ली। उस लड़की ने एक नज़र उन सब की ओर देखा और जो अपनी नज़रें जमीन में गाड़े खड़े थे। फिर वो लिफ्ट की ओर बढ़ गई। उस लड़की के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, इसीलिए उसने उन सबको इग्नोर किया। वो लड़की लिफ्ट के उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर, जहाँ सीईओ का केबिन था, वो उस फ्लोर पे चली गई। लिफ्ट के बाहर ही उसे एक करीब 27-28 साल का हैंडसम लड़का दिखाई दिया, जिसने पॉलिटली उस लड़की को ग्रीट किया। वो लड़की उस लड़के को बिना जवाब दिए सीईओ के केबिन की ओर चल दी। केबिन के बाहर खड़े होकर उस लड़की ने एक लंबी सांस ली और बिना नॉक किए अंदर चली गई। वो केबिन बेहद शानदार और लग्जरियस था, जो यूरोपियन स्टाइल से डिज़ाइन किया गया था। उस लड़की की नज़र सीईओ की रिवॉल्विंग चेयर पे गई, जो खाली थी। उस लड़की ने नजरें घुमाकर देखा तो उस केबिन की बड़ी सी कांच की वॉल, जिससे वो पूरा शहर दिखाई दे रहा था, वहाँ एक शख्स उसकी ओर पीठ करके खड़ा था। उस शख्स ने ब्लैक पैंट विद ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी। उसकी आस्तीन को उसने फोल्ड किया हुआ था। उस शख्स का एक हाथ उसके पॉकेट में तो वहीं वो अपने दूसरे हाथ से सिगरेट का कश ले रहा था। उस शख्स को पीछे से ही देखकर बताया जा सकता था कि वो 6.3 इंच हाइट वाला एक बेहद अट्रैक्टिव शख्स है, जिसकी मस्कुलर बॉडी उस शर्ट से साफ साफ नजर आ रही थी। उस शख्स को देखकर उस लड़की, जिसकी आंखें कुछ देर पहले तक सूनी थी, वो और भी ज्यादा लाल हो गई। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली। उसका गोरा चेहरा सुर्ख लाल होने लगा, मानो सारा खून उसमें ही उतर आया हो। उस लड़की ने जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलना चाहा, उससे पहले ही उसे उस शख्स की अट्रैक्टिव मैनली वॉइस सुनाई दी। लिलन टब, यहाँ कैसे आना हुआ? वो लड़की उस शख्स की आवाज़ से ही ये साफ साफ जान सकती थी कि ये सवाल पूछते वक्त उस शख्स के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कान होगी। उस शख्स के सवाल को सुनकर उस लड़की के चेहरे पर स्माइल आ गई, मानो वो खुद की मजबूरी पर ही हंस रही हो। इससे पहले कि उसकी आंखें उसका सारा दर्द बयां कर देती, वो लड़की बोल पड़ी, मैं आपसे निकाह के लिए तैयार हूँ। वो लड़की अपनी नज़रें नीचे झुकाए हुए बोली। वो लड़की खुद ही जानती थी कि ये सब बोलते वक्त उसके दिल में कितना दर्द हुआ होगा। उसके बावजूद वो कितनी ही चोट पहुंची होगी। उस लड़की का जवाब सुनते ही उस शख्स के होठों के
कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। उस लड़के ने अपनी सिगरेट को नीचे फर्श पर फेंका और उसे सोच से मसलते हुए अपने इमराल्ड ग्रीन आईज से उस लड़की की ओर देखा जो अपने चेहरे को नीचे किए हुए खड़ी थी। उसके हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी, मानो वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही हो। उस शख्स को उस लड़की की ऐसी हालत देखकर बहुत सुकून मिल रहा था। मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दिया। डव, क्या तुम दोबारा बोलकर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हो? उस शख्स ने उस लड़की की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए कहा। तो वो लड़की अपनी लाल आंखों से उस शख्स को खोने लगी। परफेक्ट फेशियल फीचर, शार्प जॉ लाइन और हल्की बियर्ड वाला 32 साल का वो शख्स बेहद हैंडसम था, लेकिन उस लड़की के लिए को उसकी जिंदगी का सबसे बुरा, कभी न खत्म होने वाला नाइटमेयर था। वो लड़की उस शख्स के सामने घुटनों के बल बैठ गई। मिस्टर सिकंदर हदीद, क्या आप मुझसे यानी सलेहा दुरानी से निकाह करेंगे? इतना बोलते ही उस लड़की यानी सलेहा की आंखों में रुके ही अश्क मोतियों की तरह उसकी आंखों से बह निकले। सिकंदर ने सलेहा को जमीन से उठाया और उसकी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए अपनी अट्रैक्टिव वॉइस में बोला, आई टोल्ड यू आई विल डव, कि एक दिन तुम खुद अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे शादी के लिए रिक्वेस्ट करोगी। लुक, आई डिड इट। ये सब बोलते हुए सिकंदर के चेहरे पर विनिंग स्माइल थी, तो वहीं सलेहा ने अपने दांत खींच लिए। सिकंदर सलेहा के चेहरे पर झुका और उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए अपनी डीप वॉइस में कहा, तो सलेहा अजीज दुर्रानी, रेडी हो जाओ मिसेस सलेहा सिकंदर हदीद बनने के लिए। इतना बोलकर वो सलेहा से 2 कदम दूर हो गया। वहीं सलेहा अपनी आंखों में बेइंतहा नफरत लिए उसे ही देख रही थी, जिसने उसकी जिंदगी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सलेहा को सिकंदर के होठों की हंसी कांटों की तरह चुभ रही थी। शायद यही वो चेहरा था जिससे वो हमेशा डरती थी, लेकिन आज उसे इस चेहरे को देखकर डर नहीं, नफरत लग रही थी। वो सोच रही थी, काश वो 6 महीने पहले पीछे जाकर सब कुछ ठीक कर सकती, ताकि सिकंदर नाम का बीस्ट उसकी जिंदगी में कभी न आता। 6 महीने पहले मुंबई, एक सफेद रंग का बंगला जिसके बाहर अंसारी मंजिल लिखा हुआ था। उसके फर्स्ट फ्लोर पर बने एक कमरे जो ना तो ज्यादा बड़ा था और ना ही ज्यादा छोटा। उस कमरे का इंटीरियर बेबी पिंक और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन का था। उस कमरे के बीचों बीच एक राउंड शेप बेड था, जिस पर एक 17 साल की लड़की औंधे मुंह लेटी हुई थी। उस लड़की ने शॉर्ट्स और एक लूज टी शर्ट पहनी हुई थी, जिससे उसके गोरे पैर साफ साफ नजर आ रहे थे। उसका रंग इतना ज्यादा साफ था कि छूने बस से उसकी स्किन रेड हो जाती थी। उस लड़की के रेशमी बाल उसके पूरे पीठ से होते हुए उसके चेहरे को ढके हुए थे, जिस वजह से उस लड़की के सिर्फ हार्ट से गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठ ही नजर आ रहे थे। उस लड़की का ब्लैंकेट भी फर्श पे गिरा हुआ था। तभी एक लड़की बिना शोर किए उस लड़की के कमरे में एंटर होती है और दबे पैर उस लड़की के बेड के पास आ जाती है। उस लड़की को ऐसे उठ पटांग ढंग से सोते देख उस लड़की के फेस पर स्माइल आ जाती है। अचानक उस लड़की के दिमाग में कोई खुराफात चलती है और उस लड़की के चेहरे पर शरारती स्माइल आ जाती है। वो लड़की साइड में नाइट स्टैंड पर रखे पानी के जग को उठाती है और उस सोई हुई लड़की के ऊपर डाल देती है। आ, बाढ़ आ गई, बचाओ! वो सोई हुई लड़की चीखते हुए उठकर बैठ गई।
اور اپنے آس پاس دیکھنے لگی۔ تبھی اس کی نظر سامنے کھڑی اسی کی ہم عمر لڑکی پر پڑی جو اپنا منہ دبائے ہنس رہی تھی۔ اسے ہنستا دیکھ کر اس لڑکی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور اس نے پلو اٹھا کر اس لڑکی کو مار دیا۔ آفرین کی بچی، میں تجھے چھوڑوں گی نہیں، تیری ہمت کیسے ہوئی صالحہ درانی کی نیند میں خلل ڈالنے کی؟ اتنا بول کر وہ لڑکی یعنی صالحہ آفرین کے پیچھے بھاگنے لگی۔ وہیں آفرین ہنستے ہوئے آگے آگے بھاگتی رہی۔ صالحہ جس چیز کو بھی پھینک کر آفرین کو مارتی، آفرین اسے کیچ کر لیتی۔ وہ دونوں اسی طرح دوڑتے بھاگتے نیچے ہال میں آ گئی جہاں آفرین کے ابو جمال انصاری نیوز پیپر پڑھتے ہوئے چائے پی رہے تھے۔ جب جمال صاحب نے ان دونوں کو ایسے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے دیکھا تو وہ مسکرا دیے، کیونکہ ان کے لیے یہ کوئی نئی بیٹی نہیں تھی۔ پھوپھا جان، دیکھیے آفرین کو، اس نے میرا کیا حال کر دیا ہے۔ بھاگتے بھاگتے تھکنے کے بعد صالحہ جمال صاحب سے بولی تو آفرین بھی تنک کر بولی، ابو آپ اس صالحہ کی باتوں میں مت آئیے، مائی کب سے ان کی ڈور کو ناک کر رہی تھی۔ ڈور ناک کرتے کرتے میرے ہاتھوں میں بھی درد ہونے لگا، لیکن مجال ہے اس مہارانی کو کوئی فرق پڑا ہو۔ آفرین نے منہ بناتے ہوئے کہا تو جمال صاحب نے ان دونوں کے ہی کان پکڑ لیے۔ آہ پھوپھا جان، آہ ابو، وہ دونوں ایک ساتھ بول پڑی۔ کیا پھوپھا ہاں اور کیا ابو، تم دونوں کا یہ روز کا ہے، اب تو تم دونوں کالج بھی جانے والی ہو، اب تو بڑی ہو جاؤ۔ جمال صاحب نے ان دونوں کو پیار سے ڈانٹتے ہوئے کہا تو وہ دونوں اپنے دانت دکھا دی۔ تبھی آفرین کے دماغ میں کچھ ہٹ کیا اور وہ ایکا ایک صوفے سے چیختی ہوئی اٹھ گئی، یا اللہ، میں کیسے بھول گئی، آج تو ہمارا 12th کا رزلٹ آنے والا ہے۔ آفرین کی بات سن صالحہ بھی اپنی جگہ سے ایسے اٹھ گئی مانو کسی نے اسے کرنٹ لگا دیا ہو۔ ارے ہاں، چل چیک کرتے ہیں۔ صالحہ نے اتنا کہا اور اپنے بیڈ روم میں اپنا لیپ ٹاپ لینے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہال میں صالحہ کے لیپ ٹاپ میں ٹائپنگ کرنے کی آواز آ رہی تھی، جو سیریس ایکسپریشن کے ساتھ لیپ ٹاپ پر ہی نظریں گڑائے ہوئی تھی۔ اس کے ایک طرف آفرین، اس کی دوسری طرف جمال صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ مبارک ہو بہنا، تو نے تو اپنے اسکول میں ٹاپ کیا ہے، صالحہ نے آفرین کو گلے لگاتے ہوئے کہا تو آفرین نے بھی خوشی سے چہک اٹھی۔ تبھی صالحہ نے اپنا رزلٹ چیک کیا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کودنے لگی۔ یا صالحہ نے چہکتے ہوئے کہا، تجھے بھی مبارک ہو میری بہنا، تو کلاس میں سیکنڈ آئی ہے، آفرین نے صالحہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ جمال صاحب نے ان دونوں بچیوں کا پیار سے ماتھا چوما اور ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کی۔ انہوں نے ان دونوں کی ہی شام کو گفٹ دینے کا وعدہ کیا اور اپنے آفس کے لیے نکل گئے۔ جمال صاحب ممبئی انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں سینئر آفیسر تھے، جس وجہ سے اس شہر میں ان کی کافی عزت کی جاتی تھی۔ ان کی بیوی افسانہ انصاری اس وقت اپنے مائکے گئی ہوئی تھی۔ ان کی صرف 2 ہی اولاد تھی، ایک بیٹا احان انصاری جو ایک IPS آفیسر تھا اور دوسری بیٹی آفرین جس نے اس سال صالحہ کے ساتھ 12th بورڈ کا ایگزام دلایا تھا۔ آفرین گورے رنگ، گھگرالے بال اور تیکھے نین نقش کی خوبصورت لڑکی تھی جس کی عمر 18 سال کی تھی۔ وہیں احان انصاری 6.1 انچ کی ہائٹ والا ہینڈسم لڑکا تھا جو ابھی پورے میں پوسٹڈ تھا۔ وہ بہت کم ہی ممبئی آیا کرتا تھا۔ صالحہ آفرین کے ماموں کی لڑکی تھی جو دلی میں رہا کرتے تھے۔
वो पिछले 10 सालों से अपनी फूफी अफसाना अंसारी के घर ही रहा करती थी। शाम का वक्त सालेहा का बेडरूम में सालेहा और आफरीन नेटफ्लिक्स पर कोई सुपर हीरो वाली मूवी देख रहे थे कि तभी सालेहा का मोबाइल रिंग हुआ। सालेहा, जिसका पूरा ध्यान टीवी पर चल रहे एक्शन सीन में था, उसने मोबाइल की स्क्रीन की ओर देखा तो उस पर अम्मी नाम फ्लैश हो रहा था। सालेहा ने बिना देरी किए कॉल उठाया तो दूसरी ओर से उसे एक मीठी आवाज़ सुनाई दी। कामयाबी मुबारक हो बच्चा। ये आवाज़ सालेहा के लिए बेशकीमती थी। आखिर उसकी माँ की जो आवाज़ थी। शुक्रिया अम्मी, सालेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब्बू कहाँ हैं? सालेहा ने क्यूरियस होते हुए पूछा। तुम तो जानती हो ना, सियासतदारों की सियासतदारी हमारे पल्ले नहीं पड़ती। इस साल इलेक्शन है, बस इसी सिलसिले में पार्टी के हेड ऑफिस गए हुए हैं। बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इसलिए उन्होंने मुझे बोला है कि तुम्हें उनकी ओर से भी मुबारकबाद दे दूं। सालेहा की अम्मी सामिया दुर्रानी ने कहा तो सालेहा के होठों पर फीकी सी मुस्कान आ गई। वो जानती थी कि उसकी अम्मी उसका दिल रखने के लिए झूठ बोल रही थी। अब्बू को मेरी ओर से शुक्रिया बोल दीजिएगा। सालेहा की बात सुनकर उसकी अम्मी तुरंत बोल पड़ी। शुक्रिया तुम उन्हें आकर बोलना। वो क्यों? सालेहा ने हैरानी से पूछा। अगले संडे को तुम्हारे अब्बू की 50वीं सालगिरह के मौके पर एक शानदार पार्टी रखी गई है, जिसमें उनके पार्टी की ओर से उन्हें टिकट के लिए नॉमिनेशन अनाउंस किया जाएगा। सामिया बी ने खुश होते हुए बताया तो सालेहा भी खुश हो गई, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट एकाएक बुझ गई। अम्मी, क्या उस पार्टी में सब आएंगे? सब? सालेहा ने हिचकिचाते हुए पूछा। सामिया भी अपनी बेटी की परेशानी साफ साफ समझ सकती थी। उन्होंने एक ठंडी आह भरी और प्यार से समझाते हुए बोली, बेटा, पुरानी बातों को भूल जाओ। कब तक उन जख्मों को दिल पर लेकर रखोगी? और तुम दूसरों की वजह से अपने घर आने से क्यों कतराओगी? वैसे भी शायद वो आउट ऑफ कंट्री है। सामिया बी की बात सुनकर सालेहा के चेहरे पर सुकून की लकीरें छा गई। ठीक है अम्मी, अब हम अगले हफ्ते दिल्ली ज़रूर आएंगे, सालेहा ने कहा और अल्लाह हाफिज बोल कॉल कट कर दिया। वहीं आफरीन, जो कब से सालेहा की बातें सुन रही थी, वो उसकी कॉल काटते ही उससे पूछ बैठी, तू सच में जाएगी? हाँ, हमें दिल्ली जाना ही होगा, सालेहा ने बेगम से कहा, मानो उसे अपने इन अल्फाजों को बोलते वक्त बिल्कुल भी अच्छा न लगा हो। उसके बाद सुनकर आफरीन दोबारा टीवी देखने लगी तो वहीं सालेहा किसी गहरी सोच में गुम हो गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।